साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हम लोग पाठ 1 का भाग 4 देखेंगे। इसमें पहला विषय है हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसे हम एक फिगर से समझते हैं। इस फिगर में ये रेखा हमारी मुख्य अक्ष है और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन की घटना में हमने देखा था आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और परावर्तन में जो हमारी परावर्तित किरण होती थी उसे हम लोग बोलते थे परावर्तित किरण। तो यहाँ पर आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ पर अपवर्तित होने वाली किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण I होता है, और जो हमारी अपवर्तित किरण है इससे अभिलंब के बीच का कोण हमारा R होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, ये हमारी क्या है? प्रकाश की किरण है। इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम क्या है? 2 है। तो जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, कहाँ से जाती है? माध्यम 1 से। इस मुख्य अक्ष के ऊपर वाला माध्यम 1 है और नीचे वाला माध्यम 2 है। तो जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब है कि ये वाली रेखा हमारी सीधी आ रही थी, उसे इस डैश वाली लाइन पे आना चाहिए था, परंतु वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी मार्ग से क्या होगा? हट जाएगा। तो इस वाले फिगर में हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाली जो हमारी किरण थी अभिलंब की ओर आ गई है। किधर आ गई है? ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर आ गई है। और वही फिगर हमारा इधर बना हुआ है जिसमें हमारी किरण यहाँ आनी चाहिए थी, परंतु वह इस अभिलंब से क्या हो गई है? दूर हो गई है। तो ये घटना जो हमारी होती है इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए समझते हैं। समांग माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। यदि समांग माध्यम हो तो हमारी प्रकाश की किरण कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, तो जब हमारी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो होता क्या है कि वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। फिगर में आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि आने वाली किरण को आपतित किरण और अपवर्तित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। ऊपर हमारा माध्यम 1 होता है, नीचे माध्यम 2 होता है। ये बीच में जो डैश डैश लाइन है ये हमारा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कब हमारी प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और कब हमारी प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। जब हमारा प्रकाश, यहाँ पर हमने दर्शाया है ऊपर विरल माध्यम है और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। माध्यम का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश होकर संचरित हो, गुजरे। तो ऊपर हमारा है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। और नीचे हमने रखा है सघन माध्यम। तो जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ से जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, नीचे वाले माध्यम में आ रही है, तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब की ओर झुकती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर जो हमारी प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण होती है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे फिगर में हमने क्या किया है? हमने ऊपर रखा है सघन माध्यम। पहले फिगर में हमने ऊपर विरल माध्यम रखा था, दूसरे फिगर में हमने ऊपर क्या रखा है? सघन माध्यम कांच, नीचे क्या रखा है? विरल माध्यम वायु रखा है हमने। तो अब की बार हमारा जो प्रकाश की किरण है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कहाँ से? सघन माध्यम से विरल में जा रही है, उसका विपरीत है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो? विरल माध्यम में जा रही हो, तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमारी जो प्रकाश की किरण होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन में उसके नियम थे, 2 नियम थे, तो उसी प्रकार से हमारे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो हम लोग उन नियमों को देख लेते हैं। पहला है हमारा आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण, यानी फिगर हमारा ऐसे है ना, अभिलंब है, यहाँ से आने वाली किरण और यहाँ से ये क्या हो गई, विचलित हो गई। तो आपतित किरण यानी ये वाली किरण, अपवर्तित किरण ये वाली किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये होता है। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमारा अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या चीज़, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपवर्तन का दूसरा नियम देखते हैं। अपवर्तन का हमारा दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों, किसके, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, कोई 2 अलग अलग हम माध्यम ले लें, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं 2 माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, जो हमारी आपतन कोण है आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, इसे साइन थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा जो साइन है इसे ज्या बोला जाता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन के लिए हम लोग आई लिखते हैं और अपवर्तन कोण के लिए क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है एक नियतांक होता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि साइन आई अपान साइन आर जो होगा, साइन आई का मतलब क्या है, आई मतलब आपतन कोण, साइन मीन्स ज्या, आपतन कोण की ज्या, और आर का मतलब अपवर्तन कोण, साइन मीन्स ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ये क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक। इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, इसे नियतांक या स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसे हम लोग n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, और इसे ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अगली हमारी हेडिंग है अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल है। ये अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई कि जो अपवर्तनांक क्या होता है, कई माध्यमों में प्रकाश गुजरता है तो उनकी आपेक्षिक चाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ऊपर हमारा माध्यम 1 है, नीचे हमारा माध्यम 2 है, और यहाँ कोण आई है और यहाँ का कोण क्या है, आर है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है, नियतांक है। ये बराबर होता है n या फिर म्यू, n का मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर हम लोग n की डिफिनीशन लिखेंगे कैसे, साइन आई का मतलब आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर है n, n का क्या मतलब है, अपवर्तनांक। तो जो हमारा आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है, इसका ये जो अनुपात है, अनुपात, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग इस सूत्र से समझते हैं। हमारा फार्मूला होता है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। किन्हीं 2 माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि हमारे पास कोई 2 माध्यम है और उनका हमें सापेक्ष अपवर्तनांक चाहिए, तो उनका हम पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेंगे और फिर उसका अनुपात निकाल लेंगे, तो हमें सापेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, W का मतलब वाटर है, जल, जल यहाँ पर है, और G का मतलब क्या है, ग्लास है, ग्लास मतलब कांच, बराबर हो जाएगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे
पानी का हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, इन दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपवर्तनांक का दैनिक जीवन में प्रयोग, यानी कि जो हमारी अपवर्तन की जो घटना होती है इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला है हमारा क्षितिज से नीचे होते हुए भी सूर्य का दिखाई देना। तो जो सूर्य होता है हमारा पृथ्वी के घूमने के कारण जब वह क्षितिज से नीचे हो जाता है तो उसे हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, परंतु वह हमें आभास होता है तो हमें सूर्य दिखाई देता है। अगला है हमारा रात्रि में तारों का टिमटिमाना। जो तारे होते हैं रात में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हमें याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगला है द्रव में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई देना। जब किसी छड़ को पानी में डाला जाए, किसी भी द्रव में डाला जाए तो वो हमें तिरछा दिखाई देती है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो एक दो प्रयोग आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास में पानी लीजिए और उसमें पेंसिल डालिए, तो पेंसिल की नोक होगी क्या आप लोगों को टेढ़ी दिखाई देगी, परंतु बाहर निकालने पर वो टेढ़ी नहीं होती है। तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं कि जब किसी सिक्के को पानी में डाला जाए तो वह थोड़ा उभरा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। जो हमारा अपवर्तनांक n है उसका प्रकाश की चाल को हम लोग c से लिखते हैं, इससे क्या संबंध है चलिए देखते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, एक माध्यम के सापेक्ष जो हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो प्रकाश की चाल के अनुपातों के बराबर होता है। यानी जैसे हमारा ANG दिया है, A का मतलब एयर का मतलब वायु की बात कर रहा है, और G का मतलब ग्लास होता है, ग्लास का मतलब कांच की बात कर रहा है। तो ANG बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ये हमारा फार्मूला होता है, सवाल लगाने में सरलता इससे मिलती है। हमारा ANG बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। यहीं पर हम लोग कुछ और फार्मूले देखते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सवाल लगाने में करेंगे। तो यहाँ पर है दर्पण के लिए UVF में संबंध। U का मतलब क्या है? वस्तु की स्थिति, V का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, और F का मतलब होता है फोकस से। तो किसी भी वस्तु के लिए UVF में क्या संबंध होता है? तो ये फार्मूला हमारा दर्पण के लिए है। किसके लिए है? दर्पण के लिए। 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V। 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V। और एक फार्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो वो हमारा होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहाँ से हम लोग चाहें तो R की वैल्यू निकाल लेंगे तो R बराबर हमारा 2F आ जाएगा, क्योंकि यह भाग में है इसलिए यह हमारा गुणा में जाएगा और हमें मिल जाएगा R बराबर 2F। एक फार्मूला हम लोग और याद रखते हैं ताकि न्यूमेरिकल लगाने में सरलता हो। M बराबर होता है I/O बराबर होता है माइनस का V/U के, जहाँ पर M को हम लोग कहते हैं आवर्धन। M को क्या कहते हैं? आवर्धन। और जो V है हमारा, ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है, और U हमारा वस्तु की स्थिति है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।